हेलो एवरीवन। ये आज का लेक्चर नंबर 3 है वास्तविक संख्याओं का। इससे पहले आपको 2 लेक्चर मिल चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और बहुत सारे संख्याओं के टाइप भी देखे थे। दूसरे लेक्चर में आपको प्रैक्टिस कराई थी कुछ क्वेश्चंस की। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे क्वेश्चन। आज का जो लेक्चर रहेगा वो हमारा इस चैप्टर के थ्योरी का लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद एक और लेक्चर होगा, उसमें आप सभी को जो बचे बची है एक्सरसाइज आपकी वो कराई जाएगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो हमने 9th क्लास में अपरिमेय संख्याओं के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था कि जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इस क्लास में हम प्रूफ करेंगे कि √2, √3, √5 अपरिमेय संख्या क्यों है। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि रूट p, जहां p क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये हमारी हमेशा अपरिमेय संख्या रहेगी। और हम कुछ रिजल्ट भी देखेंगे अपरिमेय संख्याओं से संबंधित। तो आगे के टॉपिक पे हम बढ़ते हैं और देखते हैं पहला टॉपिक क्या है हमारा। पहला टॉपिक है प्रमेय 1.2, जो कि बताता है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हमारी जो p है वो एक अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। और a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि a है ग्रेटर देन 0 और p अभाज्य है। अभाज्य से क्या मतलब है, इसका जो फैक्टर होगा वो या तो 1 होगा, मतलब 1 और p के अतिरिक्त इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। तो मान लिया हमने p के फैक्टर, p को हम p1 इंटू p2 इंटू p3 ऐसे व्यक्त करते हैं, ठीक। और तो p स्क्वायर को हम, अच्छा नहीं नहीं, आपको a देखना है यहाँ पे। यहाँ पे a के फैक्टर देखने हैं। मान लीजिए यहाँ पे a है, क्योंकि p के तो फैक्टर 1 और p ही होंगे। a के फैक्टर हमें देखने हैं। a के फैक्टर मान लिया हमने p1 है, p2 है, p3 है और p4 है। ऐसे ही कुछ a के फैक्टर हैं। फिर a स्क्वायर के फैक्टर क्या हो जाएंगे, p1 हो जाएगा, p2 हो जाएगा, p3 हो जाएगा, p4 हो जाएगा। और इन्हीं को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, p1 p2 p3 p4, ठीक। तो आपको बताया गया है यहाँ पर p क्या करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि इसमें एक फैक्टर आपका p भी है। तो आप खुद सोचिए, जब किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टर ये है, एक प्राइम फैक्टर ये है, और a स्क्वायर में हमने ये फैक्टर लिख दिए हैं, तो ये जो p अलग से आया है वो इन्हीं में से तो कोई होना चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर के फैक्टर कहीं दूसरी जगह से तो आ नहीं गए, वो आए तो ए के फैक्टर से हैं। तो आप समझ रहे होंगे ना कि P1 P2 P3 P4 में ही P छुपा हुआ है आपका, इन्हीं में से कोई एक P है। तो वही आपका यहाँ पर भी फैक्टर हो जाएगा P, क्योंकि आपका दिया हुआ है ना कि P a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो a स्क्वायर के जो फैक्टर हैं ये होंगे, क्योंकि हमने माना है कि a के फैक्टर ये हैं। और अलग से भी एक फैक्टर p है, तो वो कैसे आ गया, वो इस तरीके से आ गया कि यदि p1 ही p के बराबर हो, या p2 बराबर हो सकता है, या p3 बराबर हो सकता है, या p4 बराबर हो सकता है p के। इन्हीं p1 p2 p3 p4 में से कोई एक p होगा, तभी वो a स्क्वायर का फैक्टर बन सकता है, वरना नहीं बन सकता है। तो यानी कि जब इन्हीं में से कोई एक होगा तो P यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी कि P1 की जगह P आ सकता है, P2 की जगह P आ सकता है, P3 की जगह P आ सकता है, P4, वो हमें नहीं पता है कि P1 P2 P3 या P4 में से कौन सा P है, लेकिन होगा कोई एक P जरूर, क्योंकि दिया हुआ है कि P a स्क्वायर को विभाजित करता है,
ये हमें दिया हुआ है। तो इसलिए ये जो हमारा प्रूफ है, क्या हो जाएगा प्रूफ, कि इफ ए स्क्वायर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय p, then a also a will be also divided by p। मतलब कि यदि a स्क्वायर p से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो a भी p से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ये आपका प्रूफ है। ये प्रूफ आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि इसे इसका प्रूफ आपको एग्जाम में नहीं आएगा। केवल आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां कंडीशन क्या है कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और p आपकी प्राइम नंबर होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका वही है कि √2 को हमें एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। तो इसमें हम इसको मान लेंगे। प्रूफ क्या रहेगा आपका, इसको हम मान लेंगे कि √2 हमारा क्या है, परिमेय है। हमने बोल दिया कि ये परिमेय है। लेट √2 इज रैशनल नंबर। फिर क्या होगा, तो इसको हम √2 को p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये भी देखना पड़ जाएगा कि q के कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अगर मान लिया इसका कोई एक कॉमन फैक्टर है तो दोनों से हम इसको डिवाइड कर देंगे और √2 को a अपॉन b के रूप में लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पे हमने मान लिया कि इसका कोई फैक्टर पॉसिबल था, तो उससे हमने ऊपर और नीचे दोनों डिवाइड करके a अपॉन b के रूप में लिख लिया। ठीक, अब ये दोनों क्या हो गए, अब a कॉमा b के जो कॉमन फैक्टर है वो a के अलावा और कोई नहीं रहेगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे, यानी कि सह अभाज्य हो जाएंगे। a और b सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। यही आपको मान के चलना है। तो अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो ये 2 और ये a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि हम 2 को a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर लिख लिया। अब 2b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर को हम 2b स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमने पिछले प्रमेय में क्या पढ़ा था कि यदि p अभाज्य संख्या है एक, दो जो क्या है वो अभाज्य संख्या है, वो a स्क्वायर को b स्क्वायर टाइम मतलब गुणा करने पे विभाजित कर रहा है, यानी कि यहां से क्या रिड्यूस हो रहा है कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। कैसे डिवाइड कर रहा है, यानी कि अगर हम ए स्क्वायर ऐसे लिख लें तो इसका मतलब होगा कि बी स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। तो जो प्रमेय हमने पढ़ी थी 1.1 या इससे पहले, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए। तो ए को 2 डिवाइड कर रहा है तो हम ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 2c लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर पुट कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 2c स्क्वायर बनेगा आपका 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो यहां से कट कर दिया तो b स्क्वायर आपका क्या आ गया, b स्क्वायर आ गया आपका 2c स्क्वायर। अब 2b को भी तो डिवाइड कर रहा है c स्क्वायर, b स्क्वायर को भी तो डिवाइड कर रहा है c स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे। तो यहां से क्या रिड्यूस हो रहा है कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन
1.1 जो आपकी थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी। हिंदी में बता देता हूं कि दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो दो आपका क्या बी को भी विभाजित करेगा। क्यों विभाजित करेगा, क्योंकि हमने देखा था अभी जो पिछली प्रमेय का प्रूफ देखा है उसमें क्या था कि पी अगर कोई प्राइम नंबर है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वो ए को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ दो क्या है, एक प्राइम नंबर है और ये बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और बी क्या है आपका धनात्मक पूर्णांक है। तो दो क्या है आपको बी को विभाजित करेगा यानी कि ए और बी का फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। पर हमने तो यहाँ पे क्या माना था, यहाँ पे माना था ए और बी सहभाज्य संख्या है यानी कि इनका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। तो फिर ये फैक्टर कैसे आ गया, ये फैक्टर ए और बी का कैसे आ गया, ये ऐसे आ गया क्योंकि हमने जो माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये गलत माना था हमने, विरोधाभास हो रहा है ना यहाँ पे। तो यानी कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या होती तो इन दोनों को कोप्राइम हो जाना चाहिए था, लेकिन कोप्राइम नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे ही हम अगला जो प्रूफ देखेंगे √5 का देखेंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर हमने फिर से मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम a अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक, फिर यानी कि √5 और b इक्वल्स टू a, हमने स्क्वायर कर दिया तो b स्क्वायर इंटू 5 क्या हो गया आपका a स्क्वायर। यहां से क्या रिड्यूस हो रहा है कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक, तो इससे क्या पता चलेगा कि 5 a को भी विभाजित करता है। ठीक, अब तो ए स्क्वायर का क्या फैक्टर हो गया, मतलब ए का क्या फैक्टर हो गया, ए स्क्वायर का तो 5 है ही, ए का भी 5 हो जाएगा एक फैक्टर। ठीक, या गुणांक, या गुणांक हो जाएगा ना। तो अब हमने क्या किया, ए की जगह हम 5c लिख सकते हैं। ठीक, और इसको पुरानी जो इक्वेशन थी उसमें पुट कर देंगे जहां पे क्या था बी स्क्वायर इंटू 5 था ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए इक्वल्स टू 5c रख दिया हमने। तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर इंटू 5 इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। 5 से 5 कट गया तो ये बी स्क्वायर क्या आ गया 5c स्क्वायर आ गया। ठीक, अब यहां से क्या रिड्यूस हो रहा है कि 5 बी स्क्वायर को भी विभाजित करता है। करता है, ठीक, और बी को भी विभाजित करेगा। बी को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमने प्रमेय देखा था कि 5 बी को भी विभाजित करेगा। तो हम बी को क्या लिख सकते हैं, मान लिया 5d लिख दिया। तो जो हमारी यहाँ पे हम इक्वेशन बना लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन बन गई 1। ठीक, और ये इक्वेशन हमारी बन गई 2। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा कि हमारा जो a था वो था 5c और b क्या है 5d। तो दोनों में देखिए कॉमन है कि नहीं है। और हमने क्या यहाँ पे माना था, यहाँ पे ये दोनों को प्राइम नंबर माने थे। को प्राइम नंबर माने थे, पिछले क्वेश्चन में माने थे, यहाँ पर भी को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर की विशेषता क्या होती है कि इनका फैक्टर क्या होता है 1 होता है, या तो वो स्वयं संख्या होती है, मतलब 1 ही होता है ना। स्वयं संख्या तो होगी नहीं क्योंकि दो संख्याएं हैं ना, वो प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं। तो इनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे तो प्राइम फैक्टर आ गया आपका 5, यानी कि जो हमने माना था कि ये जो √5 है वो परिमेय संख्या हमने मानी थी, तो वो अवधारणा हमारी क्या थी, गलत थी। तो जब परिमेय नहीं है तो ये क्या हो सकती है, अपरिमेय ही तो होगी। तो ऐसे हम प्रूफ कर लेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद का टॉपिक देखते हैं।
ये है 5 - √3। इसको हमें प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्या है। फिर से हम यही मानेंगे कि √53 एक परिमेय 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। हमने ये मान लिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम a/b लिख सकते हैं, और a और b क्या हो जाएंगे? आपके को प्राइम नंबर हो जाएंगे। को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो 5 - a/b, उसको √3 कर लिया हमने। ठीक। अब हमने जो प्रूफ किया था ना अभी कि ये अपरिमेय है, और यहाँ पे हमने इसे परिमेय मान लिया, तो ये दोनों गलत है ना। ये तो अपरिमेय हम प्रूफ कर चुके हैं ना, तो यानी कि ये भी अपरिमेय होगा। ये भी 5 - a/b, ये भी तो अपरिमेय होगा, क्योंकि ये तो हमने प्रूफ कर लिया है, ये तो हमने माना था ना। ये a/b परिमेय हमने माना था, ये परिमेय था। लेकिन इससे क्या रिड्यूस हो रहा है कि a/b आपके अपरिमेय है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि 5 - √3 भी एक परिमेय संख्या है। अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम देख लेते हैं। हाँ रुकिए, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि जब भी हम एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ते या घटाते हैं, तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा आपका? अपरिमेय संख्या ही होगा। यदि परिमेय संख्या में हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं अपरिमेय की, तब भी हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? परिमेय ही होगा। तो जैसे हमने आपको एग्जांपल दे दिया कि 5 √2 को प्रूफ करिए कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। पूछ लिया आपसे उसमें एमसीक्यू में आ गया आपका कि ये अपरिमेय या परिमेय है, तो आप हमेशा अपरिमेय टिक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक। ऐसे ही अगर आपका यहाँ पे आ गया 5 √4, अब इससे बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक। तो आप क्या बताएंगे? आप इससे भी क्या बोलेंगे? परिमेय है। लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? मैंने एक कंडीशन बताई थी कि √p तभी अपरिमेय हो सकता है जब p क्या हो? p एक प्राइम नंबर हो या अभाज्य संख्या हो। यहाँ पे 4 क्या है? ये एक भाज्य संख्या है। ठीक। तो और इसका पूर्ण वर्ग भी निकल रहा है ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना, तो ये क्या आ जाएगा? 5 × 2 तो ही आ जाएगा, तो ये 10, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक। अगर यहाँ पे क्या होता? 5 √15 होता। ठीक। तो ये अपरिमेय हो सकती थी। ठीक। क्यों अपरिमेय हो सकती थी? क्योंकि ये क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है 5 √3 इंटू 5 √5। अब ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये मतलब ये टोटल पूरा नंबर क्या होगा? अपरिमेय ही होगा, क्योंकि ये अपरिमेय नंबर है और ये भी अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और आज का जो आखिरी टॉपिक है वो है आपका यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का, जो कि आपके सिलेबस से हट चुकी है, लेकिन मैंने सिलेबस में डिस्कस किया था। तो मैं केवल यही आपको स्टेटमेंट बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। यदि हम एक धनात्मक पूर्णांक a को b से विभाजित करते हैं, भागफल q और शेषफल r दो पूर्ण संख्याएं मिलती हैं, तो इस संबंध को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि a को अगर हम b से विभाजित कर रहे हैं, पहाड़ा आपका q टाइम्स लग रहा है, और यहाँ पे कुछ मान लिया m आया और r आपका शेषफल आ गया। तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि, और ये क्या है आपका? भागफल है, भागफल है, और ये क्या है आपका? भाज्य है, और ये क्या है आपका? भाजक है। तो आपने ऐसा फॉर्मूला पहले भी पढ़ रखा होगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये है कि जो आपका r होगा वो b से हमेशा छोटा होगा और 0 या
जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो सकता है, यानी कि शेषफल आपका जीरो तो आ सकता है लेकिन कभी बी से बड़ा नहीं होगा। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे 5 को 2 से विभाजित कर दिया। ठीक, तो 2 बार पहाड़ा लग गया हमारा, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो अब यहाँ पे ए क्या है, ए है हमारा 5, बी क्या है, 2 है, क्यू क्या है, 2 है, और ये आर क्या आया आपका, 1 आया। तो यही लिखा है कि आर जो है आपका वो हमेशा लेस देन बी रहेगा। ठीक, वो कभी बी से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं बड़ा हो सकता है, मान लिया अगर यहाँ पे 2 ही बच जाता, बी हमारा 2 है ना, तो फिर एक बार लग जाता पहाड़ा, फिर यहाँ पे एक बच, हालांकि बचेगा नहीं, हमने मान लिया कि यहाँ पे 2 बच जाता, तो फिर एक बार पहाड़ा लग जाता कि नहीं लग जाता। इसीलिए बी से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, हमेशा जो भी बचेगा वो बी से छोटा ही होगा, बी से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। तो हम किसी भी नंबर को मतलब जब भाग करते हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, यही है यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आज का लेक्चर छोटा था। और इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की। कौन सी एक्सरसाइज होगी आपकी, वो होगी आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, जो चैप्टर है वो आपका पॉलिनोमियल है, वो स्टार्ट करेंगे हम। और उसको भी अच्छे से इसी तरह रैप अप कर लेंगे, और उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच।